हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का अपना जो डिस्कशन टॉपिक है वो एक आरएनए मॉलिक्यूल है, जो आपको मैंने पिछली क्लास में डीएनए पे जिक्र किया, न्यूक्लिक एसिड। उसमें से मैंने डीएनए का जिक्र पूरे तरीके से किया, आपको बेसिक जितनी भी जानकारी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको अप्लाइड जो सब्जेक्ट्स है जैसे बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए मैंने उसके बारे में डिस्कशन की, डीएनए के बारे में। आरएनए आज हमारा टॉपिक है, आज हम आरएनए पे डिस्कस करेंगे और उतना डिस्कशन करेंगे ताकि आपको बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, या पीएससी में क्वेश्चन आ रहे हैं या यूपीएससी में आ रहे हैं। और बायोलॉजी के साथ साथ अगर आप देखें तो अगर अप्लाइड टॉपिक की बात करेंगे, अगर बायोटेक्नोलॉजी में जा रहे हैं तो वहां पे भी आरएनए इंटरफेरेंस वगैरह आपने नाम सुना होगा, तो उन चीजों की बात भी आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के आधार पे वैक्सीन बनते हैं। तो वैक्सीन जो बनते हैं वो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के आधार पे भी बनते हैं, तो आपको आरएनए समझना पड़ेगा। आरएनए समझते हैं तो आपको ये चीज समझ में आएगी अप्लाइड। और प्रोटीन जो बॉडी में फॉर्मेशन होती है उसमें भी आरएनए का बहुत बड़ा रोल है, तो उसके लिए भी आपको समझना है। आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं, उसलिए भी आपको समझना है। उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, तो आपको आरएनए इसलिए भी समझना जरूरी है। और डीएनए मैंने जो आपको समझाया, उसमें डीएनए आपने जितना भी समझा है उसको रखेंगे, उसको ध्यान से रिवाइज करते रहेंगे, तब जाके आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात जब हम करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसकी बात आप समझ पाएंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट समझ पाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, उसके बाद जीनोमिक एडिटिंग क्या होते हैं, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है, आपने देखा होगा यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पे, तो वो समझ पाएंगे। जीन एडिटिंग क्या होती है वो समझ पाएंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग समझ पाएंगे, क्योंकि आपको एक्चुअली डीएनए को ही उसमें छेड़छाड़ करना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए आरएनए के अंदर आप जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ काट रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो डीएनए अगर समझोगे तभी तो समझ में आएगा ना, अच्छा डीएनए का कौन सा पोर्शन को हमने काटा है और काट के निकाला है, फिर कौन से पोर्शन को हमने नया डाला है। तो ये चीजों को समझने के लिए आपको डीएनए की बेसिक जानकारी चाहिए। आज मैं आपसे आरएनए पे जिक्र करूंगा, आरएनए आज का टॉपिक है। लेकिन आरएनए से पढ़ने से पहले आज आरएनए वर्ल्ड की, आरएनए दुनिया की बात थोड़ी सी आपको बताऊंगा। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आरएनए वर्ल्ड पे कुछ पॉइंट लिखे आप, जैसे कि मेंस में आ सकता है आरएनए वर्ल्ड पे, तो कुछ पॉइंट्स लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? आरएनए वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, आरएनए की दुनिया, ठीक है ना। तो जिक्र करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं। ये आपने सुना, मैंने आपको प्रोटीन पढ़ाया, आपको मैंने पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया, प्रोटीन पढ़ाया, फैट पढ़ाया, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड की जानकारी दी थी मैंने, न्यूक्लियोसाइड की जानकारी दी थी, यानी कि जिससे आपको डीएनए आरएनए बन रहे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड, ये चीज बने कैसे होंगे एक्चुअली, तो मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूं। ब्रीफली, डिटेल में मैं आपको कभी समय आए मिलेगा तो डिटेल में जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत होगा मैं आपको जरूर समझाऊंगा, डिटेल में उस समय समझेंगे। आज ब्रीफली समझते हैं आप, ठीक है ना। तो ब्रीफली आपको मैं बताता हूं कि एक्चुअली ये मॉलिक्यूल्स बने कैसे होंगे, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए बने कैसे होंगे। तो अगर बात कर ले अर्ली आप बात कर लो, अर्ली क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स। अर्ली मॉलिक्यूल्स जो है, जो फॉर्म हुए होंगे, जो बने होंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स, तो इसमें क्या होगा, कैसे बने होंगे वो पुराने मॉलिक्यूल्स, अर्ली मॉलिक्यूल। क्या है, हमारे पास गैसेस थे स्टार्टिंग में, आपको पता होगा, इसलिए मैं ब्रीफ बता रहा हूं, ब्रीफ में। कुछ गैसेस थे आपके पास, मिथेन था, अमोनिया था, वाटर वेपर था, उसके बाद कार्बाइड भी था, कार्बाइड्स ये आपके पास थे नॉर्मली स्टार्टिंग में, मिथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, कार्बाइड था, CO2 भी थे, CO2 भी था, हाइड्रोजन भी था, ये अर्ली मॉलिक्यूल्स आपके पास थे, है ना। एंशिएंट जो अर्थ थी, प्राचीन अर्थ, उसमें ये मॉलिक्यूल्स आपके पास थे। अब ये रिएक्ट कैसे करते, इनको रिएक्ट करने के लिए हमारे पास देखिए क्या था, हमारे पास नॉर्मली इसमें वाटर का इवेपोरेशन हो रहा था, वाटर इवेपोरेट कर रहे थे सरफेस से, अर्थ सरफेस से वाष्पीकरण हो रहा था, रेनफॉल हो रहा था, वर्षा हो रही थी, तो हमारे पास पानी का स्रोत हो चुका है। एक सी था, आप जानते हो सूपी सी बोला जाता है, एक समुद्र, जो एक उबलता हुआ सागर था, तो उसमें आपको वाटर इवेपोरेशन हो रहे थे, रेनफॉल हो रहा था, पानी तो आपको मिल चुका, ठीक है, क्योंकि पानी रिएक्शंस करने के लिए बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है, बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है जिसमें आप अभिक्रिया करा सकते हैं, है ना। लैब पे भी आपने देखा होगा वाटर का बहुत यूज किया जाता है। तो ये आपके पास ये गैसेस थे अर्ली एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पे वाटर वेपर, वाटर इवेपोरेट कर रही है, कंटिन्यूअसली रेनफॉल हो रहा है, कंटिन्यूअसली रेनफॉल हो रही है, और एनर्जी चाहिए आपको, बिना एनर्जी का तो रिएक्शंस होते नहीं है, ऊर्जा तो देना पड़ेगा। तो क्या था उस समय ऊर्जा का स्रोत, इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, थंडरिंग, लाइटनिंग, थंडरिंग बादल गरजना, लाइटनिंग, ये सारे उस समय वो थे,
इलेक्ट्रिक शॉक में वो डाल सकते हो, वोल्केनो होता है ना, वोल्केनिज्म हो रहे थे, आपको जानते हो ज्वालामुखी फट रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं वोल्केनिज्म भी हो रहे थे। अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य से यूवी रेज आ रही थी, ब्रह्मांडित तरंगे कॉस्मिक रेज आ रही थी, ये सारे एनर्जी के सोर्स थे हमारे पास उस समय। और वाटर वेपर था ही, रेनफॉल कंटिन्यूअसली हो ही रही थी, तो रिएक्शन करने के लिए एक उचित जो भी चाहिए आपके पास मिल चुके थे, ठीक है ना। तो ये रिएक्शंस यहां पे करना स्टार्ट किए, ये लोग मिलके रिएक्शन करना स्टार्ट किए और बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। एक सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल्स जो लोग पुराने से लेक्चर देखते आ रहे हैं उनको आज पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे लाइक ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जो अपना नाम सुनते हो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड बने। और क्या बना होगा, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड बने होंगे जो प्रोटीन बनाते हैं, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जैसे मैंने बहुत सारे एमिनो एसिड आपको बताया था, ग्लाइसिन हो गया, लाइसिन हो गया, ये उस समय बनते गए, ये सारे बनते गए है ना, रिएक्शंस करते गए इनके प्रेजेंस में, और ये सारे मॉलिक्यूल बनना स्टार्ट कर दिए। बिकॉज रिएक्शन तभी होगा जब आपके पास ऊर्जा होगी, और रिएक्शन तभी होगा जब आपके पास वाटर होगा, क्योंकि वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, उसमें चीजें घुल मिल जाती है, जब चीजें घुल मिल जाती है तो अच्छे से रिएक्शन अभिक्रिया हो पाती है। तो ये आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड मैंने यहां लिखा, एमिनो एसिड हुआ, ग्लाइसिन, लाइसिन, और सिंपल शुगर। सिंपल शुगर याद है, मोनोसैकेराइड्स मैंने बताया था आपको, सिंपल शुगर भी बन गए, सिंपल शुगर ये बन चुके थे। ये आपका सिंपल मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं, साधारण अणु बन चुके हैं आपके पास। अब क्या हुआ कि इसी में आगे चल के कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी, जटिलता आने लगी। अभी सरल थे, अब इसमें जटिलता आने लगी, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनना स्टार्ट हो गए। तो यहां से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहां से फॉर्मेशन होने लगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जटिल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुआ, जैसे क्या हो सकता है, मैंने सारा आपको पढ़ाया है, कार्बोहाइड्रेट इन द सेंस पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड मैंने आपको पढ़ाया, ग्लाइकोजन आपने सुना, स्टार्च सुना, सेलुलोज सुना, तो पॉलीसेकेराइड्स बने होंगे, फैट बना होगा, जैसी बात है, वसा भी कॉम्प्लेक्स होता है, वो फैट बना होगा। और क्या बने होंगे साथ में, न्यूक्लियोटाइड्स बने होंगे, आरएनए बना होगा, प्रोटीन बना होगा, डीएनए बना होगा, सब यहां बनते चले गए। तो लिख सकते हैं आप कि लिख ले, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक पॉलीसेकेराइड, लाइक आरएनए, लाइक डीएनए, लाइक प्रोटीन, और उसके साथ में आपको समझ सकते हो फैट, न्यूक्लियोटाइड्स सारे बने होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे सारे आपके जो डीएनए आरएनए मैंने जितना पढ़ाया आपको, सब एक ब्रीफली आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे बने होंगे सारे चीज अर्ली एटमॉस्फेयर में, अर्ली अर्थ, वो पुराना अर्थ जो आपको उस समय जिस समय अर्थ बनी थी और थोड़े थोड़े वाटर का रेनफॉल हो रहा था, वो सी एक समुद्र सूपी सी था, उबलता हुआ सागर था, है ना, उसमें सारे रिएक्शंस हो रहे थे, वो रिएक्शंस ऐसे ऐसे हुए होंगे, ये आपको नॉर्मली ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर यहीं से कहीं ना कहीं जाके लाइफ की ओरिजिन हुई है, एबायोजेनेसिस। पहली बार ऐसा मानना है, अभी तक साइंटिस्ट इसी स्टेज तक पहुंच पाए हैं कि पहली बार जो लाइफ की ओरिजिन हुई है वो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से हुई है, नॉन लिविंग से, है ना। ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके, आपस में अभिक्रिया करके एक लिविंग मॉलिक्यूल बना, यानी कि एबायोजेनेसिस। पहले हुआ एबायोजेनेसिस, मतलब नॉन लिविंग सब्सटेंस, निर्जीव पदार्थ से जीव का निर्माण हुआ, ए बायोजेनेसिस है। ए है, बायोजेनेसिस नहीं है, बायो में ए लग गया तो वो निर्जीव हो गया, तो निर्जीव पदार्थ से जीव बना। और उसके बाद जब एक बार लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया, जब एक बार जीव बन गया, तो उससे फिर नए नए जीव बनना स्टार्ट कर दिए। तो पहले हुआ ए बायोजेनेसिस, नॉन लिविंग सब्सटेंस से लिविंग सब्सटेंस का बनना, लिविंग मॉलिक्यूल का बनना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनना इनफैक्ट। और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया, जब एक जीव बन चुका है, जब लाइफ बन गई, तब उस लाइफ से नए नए लाइफ बनने लगे, यानी कि बायोजेनेसिस होना स्टार्ट हो गया। तो पहले ए बायोजेनेसिस हुआ, देन उसके बाद बायोजेनेसिस होना स्टार्ट हो गया, लाइफ से लाइफ, लाइफ से लाइफ बनना स्टार्ट हो गया, जीवन है तो उससे जीवन बनना स्टार्ट हुआ। लेकिन पहले नॉन लिविंग से स्टार्ट हुआ था, पहली बार नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से बने थे, ठीक है, इसको ए बायोजेनेसिस भी बोलते हैं। एक्चुअली ये इवोल्यूशन का पार्ट है, मैंने थोड़ा सा आपको बताया, क्योंकि पता है मैंने आपको समझा तो दिया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो आपको ये भी लग रहा हो बने कैसे होंगे, तो इस तरीके से बने होंगे, ठीक है ना। बाकी इवोल्यूशन में आपसे डील करूंगा, विकास जब पढ़ाऊंगा वहां पे। अब आरएनए की बात करते हैं। देखिए आपने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज होते हैं, नाइट्रोजन के बेस, नाइट्रोजन के क्षार, उसके बाद पेंटोस शुगर होगा, उसके बाद फॉस्फेट होगा, ये न्यूक्लियोटाइड है। इसी न्यूक्लियोटाइड से आपने बना दिया क्या,
डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो उसमें क्या था, उसमें फॉस्फोरिक एसिड था, ठीक है, उसमें शुगर भी था, उसमें नाइट्रोजन बेस भी थे, लेकिन शुगर जो डीएनए में था वो डीऑक्सीराइबोस था, मैंने बताया था आपको। लेकिन आरएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर नहीं होगा, यहां पर राइबोस शुगर होगा, बस यही एक अंतर है। और नाइट्रोजनस बेस में जो अंतर मैं आपको लिख के दे दे रहा हूं। तो न्यूक्लियोटाइड जो कि नाइट्रोजन के क्षार, फॉस्फोरिक एसिड और साथ में पेंटोस शुगर से बनते हैं न्यूक्लियोटाइड, उसी का पॉलीमर है आरएनए। तो इट इज ए पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड, लिख सकते हैं इट इज ए पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्योंकि राइबो जो शुगर इसमें मिलते हैं तभी जाके आरएनए बनता है, तो राइबो शुगर चाहिए आरएनए बनाने के लिए, ठीक है। इट इज ए पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड। जैसे मैंने डीएनए में बोला था, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर वहां पे इन्वॉल्व होते हैं डीएनए को बनाने के लिए, लेकिन आरएनए में राइबो जो शुगर इन्वॉल्व है आरएनए को बनाने के लिए, ठीक है, इसलिए राइबो न्यूक्लियोटाइड बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इट इज ए पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इसमें देख लो कंपोनेंट क्या है। अगर मैं बात करूं शुगर की, शुगर क्या होगा, पेंटोस शुगर, जाहिर सी बात है पेंटोस शुगर होगा। लेकिन पेंटोस शुगर दो प्रकार के थे, डीऑक्सीराइबोस वो तो डीएनए में चला गया डीएनए बनने के लिए, बचा राइबोस शुगर जो कि आरएनए में बनते हैं, तो राइबोस शुगर यहां होगा, आरएनए में राइबोस शुगर, ठीक है। उसके बाद बात करें फॉस्फोरिक एसिड होगा, वो तो डीएनए में भी था यहां पे भी है, ज्यादा अंतर नहीं है डीएनए आरएनए में, हल्का सा शुगर में अंतर है और नाइट्रोजन के क्षार में थोड़ा सा अंतर होगा, अभी देख लोगे आप। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 और तीसरा आपके पास नाइट्रोजन के बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन के क्षार, इसमें क्या होंगे, प्यूरिन्स है, दो होते हैं ना, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। तो प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स में क्या होगा, दो होंगे, प्यूरिन्स में याद करो, प्यूरिन्स में मैंने बताया था दो, आपको कौन कौन से एग्जांपल आप बताएं मुझे, कौन कौन से एग्जांपल मैंने आपको बताया था प्यूरिन्स में, पिरिमिडिन्स में कौन कौन है बताएंगे। एडेनिन, गुआनिन, याद होगा, एडेनिन, गुआनिन, ए और जी, और यहां पे साइटोसिन, और मैंने बताया था कि अगर डीएनए की बात करते तो यहां थाइमिन होता है, लेकिन आरएनए में थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है, यू लिख दो, बस यही अंतर है, थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल डाल देना है, थाइमिन अपना डीएनए में होता है, आरएनए में आपका यूरेसिल होता है, बस यही अंतर है नाइट्रोजनस बेस में, बाकी ये तीन तो सेम है, डीएनए में भी होते हैं ये, बट यूरेसिल आपका एक नया थाइमिन के स्थान पे आरएनए में यूरेसिल आ जाता है, बस यही अंतर है। बाकी आपने शुगर में राइबोस शुगर, बाकी फॉस्फोरिक एसिड वही है जो डीएनए में है और आरएनए में है। तो ये आपका नॉर्मली ये तीन को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड बना और इसी का पॉलीमर, यानी कि इसी न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाएंगे चेन बनेगी, तो एक आपका पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, इसको आरएनए के नाम से जानते हैं। और मैंने पिछली डीएनए की क्लास में मैंने आपको बता दिया था, बेसिक चीजें मैंने आरएनए की डिस्क्रिप्शन मैंने लास्ट में की थी, जब मैंने डीएनए का लास्ट क्लास लिया था, उसमें बेसिक चीजें आपको समझा दी हैं। जो भी नए लोग हैं उस लेक्चर को अगर प्रेफर करेंगे, देखेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि डीएनए के मैंने पूरी जानकारी आपको दी है, बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स को मैंने बताया है, और आरएनए की बेसिक जानकारी मैंने उसी दिन दे दी थी डीएनए के लास्ट क्लास में, वो भी लास्ट क्लास में 10 मिनट मैंने आरएनए को समझाया था, लेकिन फिर भी मैंने यहां से स्टार्टिंग किया है आपको हल्का सा बताने के लिए, ठीक है ना, ताकि आपको फिर से समझ में आए। तो आरएनए में बेसिक चीजें ये हैं। अब इसमें आरएनए आपको क्या समझना है, एक्चुअली आरएनए में आपको आरएनए टाइप्स समझाता हूं मैं, ठीक है। अब आरएनए के टाइप्स में आप लोग तीन आरएनए टाइप्स जानते होंगे, तीन, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, लेकिन और भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो आपको समझा रहा हूं मैं, ताकि आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो, है ना, इसको समझने के लिए। तो आपके पास टाइप्स ऑफ आरएनए बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए, प्रकार क्या है आरएनए के, कितने प्रकार हैं। तो पहली बात करें जेनेटिक आरएनए, आनुवांशिक आरएनए, है ना, जिसको वायरल आरएनए भी बोलते हैं, जो वायरस में नॉर्मली पाए जाते हैं, है ना, नॉर्मली वायरस में ये जेनेटिक आरएनए होते हैं, जो कि आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम कर रहा है, बस नथिंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं, आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम कर रहा है यहाँ पे जेनेटिक आरएनए। दूसरा हो जाएगा नॉन जेनेटिक आरएनए, जो कि आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम नहीं कर रहा है, जैसे आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है ना डीएनए, तो आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है कुछ वायरसेस में, इसलिए मैंने लिख दिया वायरल आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम नहीं कर रहा है। तीसरा इसमें आपको बता दूं, ऐसा पहले इसको डिस्क्राइब कर देता हूं, नॉन जेनेटिक आरएनए में क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पे ये प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं प्रोटीन को बनवाने में, ठीक है। तो ये तीन टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये प्रोटीन बनाने में सहायता करवाते हैं, ठीक है ना,
और ट्रांसफर आरएनए। तो इसको आप मैसेंजर आरएनए को mRNA बोलते हो शॉर्ट में, राइबोसोमल आरएनए को rRNA बोलते हैं आप शॉर्ट में, और ट्रांसफर आरएनए को tRNA बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांसफर आरएनए का और भी अल्टरनेट नाम है, मैं आपको बता दूंगा, है ना। ट्रांसफर आरएनए का और भी अल्टरनेट नाम है, सोल्यूबल आरएनए, एडॉप्टर आरएनए के नाम से भी जाना जाता है, मैं लिख दूंगा। नॉन जेनेटिक आरएनए ये हो गया, इसके अंदर भी है, ये जेनेटिक मेटेरियल की तरह काम नहीं करते हैं, आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम नहीं करते हैं, बस ये प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं, ये प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास तीसरा टाइप जो है कैटालिटिक आरएनए, इसकी थोड़ी डिस्कशन मैं कर दूंगा। कैटालिटिक आरएनए ऐसा आरएनए जो कि कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, एक तरीके से आपको नॉर्मल समझ लेना है, इंजाइम की तरह काम कर रहा है ना, वैसा आरएनए। तो कौन सा आरएनए आपको समझा दूंगा। उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, जो कि केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं, तेज कर देते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है। अगर केमिकल रिएक्शंस तेज ना हो तो जो रिएक्शन आपके बॉडी में 10 दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है, 2 घंटे में हो रहा है, 1 घंटे में हो रहा है, अगर एंजाइम्स ना हो तो वो रिएक्शन 10 साल में होंगे। तो सोच लो एंजाइम्स का कितना बड़ा रोल है। उसी तरीके से ये कैटालिटिक आरएनए एक तरीके से काम करता है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, तेजी से हो, रिएक्शंस हो लेकिन तेजी से हो, बायोकैटलिस्ट की तरह काम करता है ये, ठीक है, आरएनए। तो कैटालिटिक आरएनए। चौथा है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएन आरएनए के नाम से जानते हैं इसको, एसएन आरएनए। पांचवा है स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर होगा, ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में आरएनए होगा, लेकिन मेन जो आपका है वो यही है, ये दोनों। उसमें भी मैं आपको बोलूंगा कि नॉन जेनेटिक आरएनए जो आपको पढ़ना है ये मेन है। ये वाला आपको मैंने जिक्र किया है पिछली क्लास में, थोड़ा सा जिक्र मैं अभी कर दूंगा। ये मेन अपना पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूंगा। ये उतना पढ़ना नहीं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत नहीं है, नहीं भी पढ़ेंगे आपका चल जाएगा, ठीक है ना। तो हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ने की जरूरत है हमें। तो हम ये तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। ये लिख ले और आगे चलते हैं। अच्छा, ये मेन पॉइंट है आरएनए का, ध्यान रखना है। नॉर्मली यही तीनों को बताया जाता है, मैंने आपको क्लासिफाई किया है कि कितने टाइप्स को होते हैं आरएनए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब आपको स्टार्ट करता हूं मैं नॉर्मली आरएनए के बारे में, ठीक है। तो आरएनए के बारे में थोड़ा और समझ ले, तब मैं एग्जांपल के तौर पे आपके चला जाऊंगा। तो उसमें पहले आप आरएनए वर्ल्ड को समझो। मैंने बताया था ना, आरएनए वर्ल्ड पे कभी लिखने को आ गया तो आप क्या लिखेंगे, हल्की सी बात मैं कर देता हूं, आरएनए वर्ल्ड को समझ ले। और कभी अगर मैं इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा जब समय आएगी तो वहां पे आरएनए वर्ल्ड की जिक्र और भी कर दूंगा आपसे, ठीक है। बट फिर भी आप अगर इतना भी ध्यान रखते हैं तो आप लिख पाएंगे आरएनए वर्ल्ड। क्या है आरएनए वर्ल्ड? तो पहले आरएनए को मैं थोड़ा बताता हूं। आरएनए क्या है? पहली बार जब अर्थ पे, नॉर्मली जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई और जब लाइफ आई, तो जब लाइफ आई तो पहला जो इंफॉर्मेशन कैरी करने वाला जो मॉलिक्यूल बना, जो सूचना को कैरी करता हो, जिसके पास सूचना हो, जैसे डीएनए के पास सूचना होता है, तो अर्ली अर्थ में डीएनए नहीं बना, शुरुआत में आरएनए बना। शुरुआत में तो पहला लिविंग मॉलिक्यूल के फॉर्म में आप समझ सकते हो आरएनए था, राइबोन्यूक्लिक एसिड। शुरुआत में जब अर्थ का निर्माण हुआ, उसके बाद जो मैंने रिएक्शंस कराई, और जो इतने रिएक्शन कराने के बाद मैंने बताया कि इतने केमिकल कंपाउंड्स बने, इतने रासायनिक कंपाउंड्स बने, तो क्या हुआ उसमें आरएनए डीएनए से पहले बना था, आरएनए पहले बना था, ठीक है। तो आरएनए को बोल सकते हो तो फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल के नाम से भी बोल सकते हो। तो फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल, द फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल, ये पहला लिविंग मॉलिक्यूल है, द फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें क्या था, प्रोबेबली अगर बात करूं, प्रोबेबली 100% श्योरिटी तो किसी को नहीं है। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के नाम से जानी जाती है। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कुछ एक्सपेरिमेंट है जो एक्सपेरिमेंट इसको सपोर्ट करते हैं, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस को, ठीक है। परिकल्पना है ये एक तरीके की। तो इसमें क्या है, प्रोबेबली अगर मैं बात करूं, प्रोबेबली अगर बात करूं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा शुरुआत में नॉर्मली, तो उसमें क्या बोल सकता हूं, प्रोबेबली आरएनए जो है, जब अर्थ की ओरिजिन हुई और जब आरएनए बना तो आरएनए क्या करता होगा, ये नॉर्मली डीएनए से सिंपल था, तो डीएनए सिंपल था तो ये आरएनए डीएनए से पहले बना था, डीएनए से ये पहले बना, तो ये सिंपलर देन डीएनए, सिंपल था, सिंपलर देन डीएनए। तो पहले ये बना था, उसके बाद में जाके डीएनए बनी थी, तो पहले ये बना, सिंपलर देन डीएनए, डीएनए से सिंपल है, सेल्फ रेप्लिकेट कर पा रहा था अपने को, सेल्फ रेप्लिकेट है ना, अपने आप को रेप्लिकेट कर पा रहा है, अपने आप की कॉपी बना पा रहा है, ये अपनी कॉपी बना पा रहा है। जैसे ये एक पेन है, इसकी एक और कॉपी बन जाए तो ये बन गई एक कॉपी, सेम
एक कॉपी, तो रेप्लिकेशन पुनरावृत्ति बोलते हैं। तो अपनी कॉपी को बना लेना, है ना, जैसे बोलते हैं ना फोटोकॉपी, दो भाई होते एक दूसरे के फोटोकॉपी है, तो क्या बोल सकते हो, अगर एक भाई है और दूसरा भाई आपके सामने आ जाए तो क्या बोलो, अरे भाई रेप्लिकेट हो गया क्या, ये पुनरावृत्ति हो गई इसकी। उसी तरीके से समझ सकते हो कि कॉपी बनाना, एक की दो कॉपी हो गई, जो डीएनए की कॉपी बनाई जाती है। आप पढ़ोगे मुझसे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब वहां पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करूंगा, और उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पीसीआर टेक्निक क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी, आरटीपीसीआर आपने नाम सुना होगा, आरटीपीसीआर जो कोरोना में यूज हुई है। तो कॉपी बनाई जाती है, हमारे पास एक डीएनए है, अब उसकी कॉपी बहुत सारी बना लीजिए। तो उसी तरीके से आरएनए में ये कैपेबिलिटी थी, ये अपनी कॉपी बना लेता था उस समय, तो ये सेल्फ रेप्लिकेट करता था, और उसके बाद साथ के साथ ये सूचनाओं को स्टोर भी करता था इंफॉर्मेशन, जो आपका आज डीएनए करता है, जो डीएनए आज रेप्लिकेट करता है खुद को, जो डीएनए आज इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके पास है, वही आरएनए उस अर्ली अर्थ में किया करता था, ठीक है ना। तो स्टोर इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को स्टोर करता था आरएनए। उसके बाद डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को भी बनवाता था, डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देख लीजिए, ये अर्ली अर्थ, जब शुरुआत में अर्थ बनी, उस समय जब आरएनए पहला मॉलिक्यूल बना, तो ये इतने काम उस समय ये प्रोबेबली किया करता होगा, ठीक है ना। और एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ये उत्प्रेरक की तरह भी काम करता है, एक्ट एज ए कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक की तरह बायोकेमिकल रिएक्शन में ये काम करता होगा, ठीक है। तो ये सारा काम प्रोबेबली ये किया करता होगा जब अर्थ बनी होगी और ये जब मॉलिक्यूल बना होगा, तब बाद में जाके आरएनए के बाद फिर डीएनए आया था, ठीक है ना। आरएनए के बाद डीएनए की फॉर्मेशन हुई थी। तो ये डीएनए से सिंपल है, डीएनए बना तो इससे कॉम्प्लेक्स होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नॉर्मली आरएनए के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, आगे आपको नॉर्मली इसके बाद आपको कुछ चीजें और समझनी है, ठीक है ना, ये लिख लेंगे। इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अच्छा ऐसा था। डायरेक्ट में एमआरएनए टीआरएनए आपको पढ़ाने लगूं तो आपको लगेगा हाँ यार बता तो दिए, अब पता नहीं आरएनए क्या है, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि डीएनए जो आज काम करता है वो कभी आरएनए किया करता था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। आज डीएनए मेन मॉलिक्यूल है, आपका जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन आरएनए आज भी कुछ वायरसेस में, जैसे प्लांट वायरस की बात करोगे, मोस्टली उसमें आरएनए ज्यादा होते हैं। तो आप जानते हो कि वायरस में डीएनए होगा, आरएनए भी होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा। तो कुछ वायरस में डीएनए होते हैं, कुछ वायरस में आरएनए होता है। ऐसा कोई भी वायरस नहीं होगा जिसमें डीएनए और आरएनए एक साथ हो जाए, कभी नहीं। कुछ वायरस में डीएनए होता है, कुछ वायरस में आरएनए होता है। जैसे कोरोना वायरस, उसमें आरएनए है। एचआईवी वायरस, उसमें आरएनए है। नहीं, कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जिसमें डीएनए होता है। सारी जानकारी मैंने डीएनए की जब लास्ट क्लास ली है, उसमें लास्ट में आपको पूरा मैंने वायरस के बारे में, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, बैक्टीरियोफाज वायरस, सबकी जिक्र मैंने की है, किसमें आरएनए किसमें डीएनए होता है। आप लिख सकते हैं, अच्छे से देखिए, उसको लिखिए और उसको रिवाइज कीजिए। एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आ जाएगा आपको नहीं पता है, ये बेसिक जानकारी है। देखिए कोरोना से रिलेटेड एमपीपीएससी मेन से भी क्वेश्चन आया है, तो हर जगह आ रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा तो टिपिकल क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो टाइप्स ऑफ आरएनए में आते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए मैंने आपको बता दिया। अब इसमें मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली कैटालिटिक आरएनए की थोड़ी बात कर लेता हूं मैं आपसे, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कैटालिटिक, है ना। ये पहले थोड़ा सा इसको खत्म ही कर दे, है ना, तब जाके एमआरएनए वगैरह पढ़ेंगे अपन। कैटालिटिक आरएनए क्या है, इसमें देखिए, इसमें बात करता हूं मैं कि कैटालिटिक आरएनए ऐसा आरएनए है, सिंपल जानना है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता था, उत्प्रेरक की तरह काम करता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या करता था, बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता था, बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देता था। जो रिएक्शंस होती थी हमारे लाइफ में सेल के अंदर, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, इसीलिए उसको बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, उत्प्रेरक की तरह से जानते हैं। तो कैटालिटिक आरएनए की बात करेंगे तो ये पहली बार अगर बात करोगे तो ये कैटालिटिक आरएनए में मैं थोड़ा सा लिखूं कि इंजाइम्स की बात करते हैं पहले। तो जितने भी इंजाइम्स होते हैं, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। हर इंजाइम प्रोटीन होता है लेकिन हर प्रोटीन इंजाइम नहीं होता है, इसमें भी लेकिन थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम एक एंजाइम है लेकिन प्रोटीन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, हर एंजाइम प्रोटीन होता है, बट एक एग्जांपल को छोड़ के जो मैंने आपको बताया, राइबोजाइम, एक्सेप्ट राइबोजाइम, एक्सेप्ट राइबोजाइम। ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम है लेकिन प्रोटीन नहीं है। आपको एक अपवाद आ गया ना। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, जो कि एक एंजाइम है लेकिन प्रोटीन नहीं है। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू।
मतलब कि सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, ये नहीं होगा। जितने एंजाइम में प्रोटीन है एक अपवाद को छोड़ के, लेकिन प्रोटीन सारे एंजाइम नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। वाइस वर्सा, उल्टा सही नहीं होगा, इसके विपरीत सही नहीं होगा, ये लिख लिए। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात करता हूं मैं। देखिए जैसे कि राइबोजाइम की मैंने बात की ना, तो राइबोजाइम क्या था? एक एंजाइम है जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है और जो कि प्रोटीन नहीं है। तो ये एक बायोकैटलिस्ट है राइबोजाइम, राइबोजाइम, ठीक है ना, ये इस पे ध्यान रखना है। तो इसके बारे में थोड़ी सी पॉइंट मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर इसमें बात करें तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। मैंने आपको समझाया, ये पहली बार जो किसी ने बात की थी कि कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन नहीं है, जैसे राइबोजाइम, ये एंजाइम है लेकिन प्रोटीन नहीं है। ये पहली बार किसने इस बात का जिक्र किया था? तो साइंटिस्ट का नाम है थॉमस कैच एंड सिडनी अल्टमैन। सिडनी अल्टमैन वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात की जिक्र की थी, सिडनी अल्टमैन, कि भैया कुछ ऐसे भी एंजाइम हैं जो प्रोटीन नहीं है, राइबोजाइम। तो ये है क्या? अगर प्रोटीन नहीं है तो ये है क्या? राइबोजाइम है क्या? ये आरएनए है, ये खुद आरएनए है। तो ये एक ऐसा आरएनए जो एंजाइम की तरह काम कर रहा है, इसीलिए कैटालिटिक आरएनए बोल रहे हो, क्योंकि कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो स्पीड ऑफ रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा दे, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि आरएनए है अपने आप में, राइबोजाइम, ठीक है। तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1989 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बता दे रहा हूं, इन 1989, या ऐसे लिख लो पूरा, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, बहुत बड़ी फाइंडिंग थी इसलिए मैं आपको लिख दे रहा हूं। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1989 में नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में, वाज अवॉर्डेड ज्वाइंटली, इसको अवार्ड दिया गया टू सिडनी अल्टमैन, ज्वाइंटली अवॉर्डेड ज्वाइंटली टू सिडनी अल्टमैन एंड थॉमस कैच। इन दोनों को ज्वाइंटली दिया गया था नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में, ठीक है ना, फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ आरएनए, कि आरएनए में भी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। मैंने लिखा है, ये बात तब पता चली जब इन्होंने बताया था, तो इसके लिए उनको मिला था ज्वाइंटली नोबेल पुरस्कार। क्यों? क्योंकि आरएनए के अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, आरएनए के अंदर एक कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी होती है, उत्प्रेरक की प्रॉपर्टी होती है, जो कि किसी भी इस रिएक्शंस को वो तेज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बताने के लिए इन दोनों लोगों को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ आरएनए। तो आरएनए की कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, आरएनए एंजाइम की तरह भी काम करते हैं, जैसे राइबोजाइम जो एक आरएनए है उसके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, वो पहली बार इन्होंने बताया था, इसके लिए उनको मिला था। आपने समझ लिया, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं, जैसे राइबोजाइम के टाइप्स समझ लो, है ना, पूछा नहीं जाएगा मे बी, ये तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको, लिखेंगे राइबोजाइम के टाइप्स ऑफ राइबोजाइम, लिखो, ये राइबोजाइम है, इसको लिख लो टाइप्स, इसके प्रकार है कुछ, है ना। तो पता तो चल गया कि भैया ये राइबोजाइम जो है एक तरीके का आरएनए है, जो कि पहली बार पता चला कि आरएनए भी कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। तो इसमें बात करें कि इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो इसमें जैसे बात करो राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस पी, जैसे राइबोजाइम एक हो गया, राइबोन्यूक्लियस पी, ये इसका एग्जांपल एक हो जाएगा, है ना, राइबोन्यूक्लियस पी, इसको आरएनएसपी भी बोलते हैं, आरएनएसपी, है ना, एज लगा है ना, एज, इसलिए एंजाइम है, एंजाइम में लास्ट में क्या लगता है? एज लगता है, नॉर्मली एंजाइम में एज लगता है लास्ट में। राइबोन्यूक्लियस पी ये एक एंजाइम है। तो राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस पी आर द टू नॉन प्रोटीन एंजाइम वेयर आरएनए एक्ट एज कैटलिस्ट। ये दो ऐसे एंजाइम है जो कि नॉन प्रोटीन है, प्रोटीन नहीं है, जहां पे आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। इन दोनों जगह पे आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं राइबोजाइम एंड आरएनएस पी, राइबोजाइम एंड आरएनएस पी या राइबोन्यूक्लियस पी, ये दो ऐसे एंजाइम हैं, आर टू नॉन प्रोटीन एंजाइम। नॉन प्रोटीन, ये प्रोटीन वाले एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम प्रोटीनेसिस नहीं होते हैं, मैंने आपको पहले ही लिख दिया था। राइबोजाइम एंड आरएनएस पी आर टू
नॉन प्रोटीन एंजाइम। नॉन प्रोटीन एंजाइम एक ऐसे एंजाइम जो कि प्रोटीन की तरह काम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो राइबोजाइम एंड आरएनएस-पी आर द टू नॉन प्रोटीन एंजाइम। ये नॉन प्रोटीन एंजाइम है जहां पे आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। वेयर आरएनए एक्ट एज ए कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की तरह यहां पे काम कर रहा है। ये पहली बार पता चला था, क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं था कि आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी काम कर सकता है। आरएनए स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है। जो बायोकेमिकल रिएक्शन आपके बॉडी में हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है। ये पहली बार पता चला था आरएनए का कि भैया आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ये दो आपको एग्जांपल मैंने दिया कि वो एक राइबोजाइम है जो कि एक आरएनए होता है, जो कि एंजाइम है लेकिन वो प्रोटीन नहीं है, एक आरएनए है। और ये राइबोन्यूक्लियस पी, ये भी एक एंजाइम की तरह काम करता है, और एंजाइम है, काम कर रहा है एंजाइम की तरह, लेकिन ये आरएनए है, प्रोटीन नहीं है। तो आमतौर पे आप जानते हो कि हर एंजाइम प्रोटीन होता है, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल में एक राइबोजाइम बताया था, एक्सेप्ट राइबोजाइम। एक ये भी एग्जांपल है राइबोन्यूक्लियस पी, ये भी एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन नहीं है। तो प्रोटीन नहीं है तो क्या है, ये एक आरएनए है, ये भी एक आरएनए है, ये भी एक आरएनए है। तो आरएनए क्या कर रहे हैं, एंजाइम की तरह वर्क कर रहे हैं, एंजाइम की तरह, और ये मतलब कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। और कहां खोज हुई थी भी बता दूं क्या, कभी क्वेश्चन आ जाए। राइबोजाइम वाज रिपोर्टेड, पहली बार जो राइबोजाइम की खोज हुई थी, राइबोजाइम पहली बार टेट्राहाइमिना थर्मोफिला, ये एक प्रोटोजोआ है, एक प्रोटोजोआ टेट्राहाइमिना थर्मोफिला प्रोटोजोआ में पहली बार राइबोजाइम की पता चली थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो खोज पहली बार राइबोजाइम वाज रिपोर्टेड फ्रॉम टेट्राहाइमिना थर्मोफिला, ए प्रोटोजोआ, एक तरीके का ये प्रोटोजोआ है, उसमें ये राइबोजाइम की डिस्कवरी हुई थी। किसके द्वारा, मैंने शुरुआत में लिखा था, सेक, थॉमस सेक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके द्वारा ये पहली बार खोजी गई थी, ये नॉर्मली आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और थॉमस सेक की बात कभी अगर ऑप्शन में ना आए तो अल्टमैन को मार देना, अल्टमैन को टिक कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली थॉमस सेक ही थे जिसको राइबोजाइम की खोज की थी। ये आपको ध्यान रखना है। कहां, एक प्रोटोजोआ में टेट्राहाइमिना थर्मोफिला, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, टेट्राहाइमिना थर्मोफिला में ये खोज हुई थी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ना पूछे कि टेट्राहाइमिना थर्मोफिला प्रोटोजोआ का नाम है, लेकिन ये पूछ सकता है कि पहली बार इस एंजाइम की खोज कहां हुई थी, तो प्रोटोजोआ में हुई थी। किसने की थी, थॉमस सेक ने की थी, या थॉमस कैच ने की थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका एक कैटालिटिक और भी है, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज भी है, और भी एंजाइम है जो कि आरएनए की तरह काम करते हैं, ठीक है ना, बट उतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ राइबोजाइम में मैंने आपको अभी बताया नहीं, टाइप्स ऑफ राइबोजाइम जैसे आरएनएस-पी, एक तो बता दिया मैंने, आरएनएस-पी है, ठीक है। उसके बाद हेयर पिन राइबोजाइम, ये भी एक होता है। दूसरा हेयर पिन राइबोजाइम, राइबोजाइम के एग्जांपल में टाइप्स में मैंने बताया, राइबोन्यूक्लियस पी, आरएनएस-पी की बात की, दूसरा है हेयर पिन राइबोजाइम, और तीसरा है राइबोजोम, लिख सकते हैं। ये कंफ्यूज ना होना, ये राइबोजोम है, ये भी आपका राइबोजाइम का एग्जांपल है, मतलब कि टाइप्स है, प्रकार है राइबोजाइम के, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। हैमर हेड राइबोजाइम भी होता है एक, हैमर हेड नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। चौथा नंबर हैमर हेड राइबोजाइम, ये सब उसके टाइप हैं राइबोजाइम के, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं। एक पहला नंबर पे मैंने बताया था राइबोन्यूक्लियस पी, लिख लेंगे जो मैंने बता दिया, हेयर पिन राइबोजाइम, राइबोजोम एंड हैमर हेड राइबोजाइम, ये सब राइबोजाइम के टाइप हैं। ये बस इतना आपको ध्यान रखना है, बस इससे ज्यादा आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और राइबोन्यूक्लियस पी को किसने खोज की थी, मैंने बता दिया। राइबोजाइम की खोज किसने की, टी सेक ने की, थॉमस सेक ने की, उसको टी सेक भी बोलते हैं या टी कैच भी बोलते हैं। और राइबोन्यूक्लियस पी की किसने खोज की, आरएनएस-पी, जो मैंने आरएनएस-पी जो एग्जांपल है, इसकी खोज जो की थी सिडनी आल्टमैन ने की थी, सिडनी आल्टमैन ने, ठीक है। तो ये दो ध्यान रखना, आरएनएस-पी इंपॉर्टेंट है, और राइबोजाइम की खोज थॉमस कैच ने की, और आरएनएस-पी या राइबोन्यूक्लियस पी की खोज सिडनी आल्टमैन ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। किसने की, बस 1983 की आसपास की बात है जब ये खोज हुई थी आरएनएस-पी, 1983 की आसपास की बात है। अब आगे चलते हैं, आगे क्यों मूव करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं कैटालिटिक आरएनए में समझा दिया, कैटलिस्ट की तरह जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये और भी एग्जाम होते हैं, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज, वो भी आरएनए की तरह काम करता है, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज, ठीक है ना। अब मेन पोर्शन पे आते हैं। तो आरएनए वर्ल्ड को आपको मैं समझा रहा था, उसमें अंतर ये आरएनए वर्ल्ड में देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। आरएनए इज एन इंफॉर्मेशन कैरियर लिखेंगे,
आरएनए क्या है, कभी क्वेश्चन लिखना हो, आरएनए इज एन इंफॉर्मेशन कैरियर, ये भी एक सूचना का कैरियर है, जैसे डीएनए कैरी करता है। कुछ वायरस ऐसे हैं जहां पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, तो वहां पे वो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, अनुवांशिक पदार्थ की तरह काम कर रहा है। और आरएनए मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ये लिख सकते हैं, लिख लो, अभी मैंने बताया पूरा कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो आरएनए मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज ए कैटलिस्ट, अनलाइक डीएनए। डीएनए नहीं काम करता कैटलिस्ट की तरह, लेकिन आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। मैंने तो बहुत सारे आपको एग्जांपल दे दिए, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। और आरएनए इज एन इंफॉर्मेशन कैरियर, आरएनए इंफॉर्मेशन कैरियर लाइक डीएनए, लिख सकते हो लाइक डीएनए, डीएनए भी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, तो लाइक डीएनए। और आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, अनलाइक डीएनए, मतलब डीएनए कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करता है, लेकिन आरएनए काम कर रहा है, लेकिन डीएनए काम नहीं करता है। लेकिन इंफॉर्मेशन में तो है, इंफॉर्मेशन डीएनए भी कैरी करता है, आरएनए भी करता है। 2 पॉइंट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया जब लाइफ की ओरिजिन हुई। हल्की सी बात करता हूं ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो फिर क्या आया, मैंने बताया था फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल आरएनए, तो प्रोबेबली आरएनए, तो आरएनए वर्ल्ड आई पहली, आरएनए वर्ल्ड, उसके बाद फिर डीएनए और प्रोटीन वर्ल्ड बोल सकते हो। तो पहले आरएनए की दुनिया, ऐसे लाइफ जो प्रिमिटिव लाइफ थे, जो कि प्रिमिटिव लाइफ में पहला जो मॉलिक्यूल आरएनए था, जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता था, इंफॉर्मेशन को कैरी करता था, कैटलिस्ट की तरह काम करता था, वो आरएनए था, तो वो आरएनए वर्ल्ड है। उस समय बहुत सारे जो जीव थे उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम किया करता था। बाद में जाकर डीएनए की फिर से इवोल्यूशन हुआ, डीएनए इवॉल्व हुआ आरएनए से ही, ये नॉर्मली है। अब आरएनए वर्ल्ड क्या है, देखें आरएनए वर्ल्ड में क्या है, इसमें ऐसा है कि आपके पास आरएनए थी, आरएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता था, आरएनए बनती थी और फिर वहां से प्रोटीन बनता था, ये एक है। तो ऐसे प्रोटीन बनते थे और फिर उन ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन का जो रोल है वो अपना रोल निभाता था प्रोटीन। लेकिन डीएनए और प्रोटीन वर्ल्ड में यहां पे आपका जैसे कि ये क्या है, डीएनए है ना, वैसे मैंने बताया तो था आपको, डीएनए समझा दिया है कि डीएनए ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है ना, फिर भी ठीक है ना, ये नॉर्मल डीएनए है आपके पास। ये डीएनए जो है यहां से, ये डीएनए लिख लेंगे, ये डीएनए से आरएनए बनता है यहां पे डीएनए वर्ल्ड में, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये ऐसा था। तो नॉर्मली आपके पास आरएनए थी आरएनए वर्ल्ड में, उससे आरएनए से आरएनए बनते थे, रेप्लिकेट करता था, अपना पुनरावृत्ति करता था, अपना कॉपी बनाता था, फिर उससे प्रोटीन बनती थी। लेकिन फिर बाद में जाके आरएनए से ही डीएनए बना, आरएनए से जब डीएनए बन गया तो फिर डीएनए फिर आरएनए बनाया और फिर आरएनए से फिर प्रोटीन बना, ये ध्यान रखना है। आरएनए था पहले, इससे फिर यहां पे डीएनए बना, तो आरएनए से डीएनए बना, फिर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके, अनुलेखन करके फिर आरएनए बनाया, और फिर आरएनए से फिर ट्रांसलेशन के माध्यम से प्रोटीन बना। तो ये सेंट्रल डोग्मा के नाम से जाना जाता है कि इंफॉर्मेशन का कैसे फ्लो हो रहा है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। आरएनए से डीएनए बनी थी, डीएनए जब बन गया, इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता था, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम किया। इस डीएनए ने फिर से आरएनए बनाया, फिर से आरएनए बनाया ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से, अनुलेखन के माध्यम से, और फिर ये आरएनए ट्रांसलेशन के माध्यम से प्रोटीन बनाया। तो ये जो ऐसे फ्लो हो रहा है इंफॉर्मेशन का, सूचना का प्रवाह हो रहा है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल बायो या मॉलिक्यूलर बायो। तो आरएनए वर्ल्ड की ये कहानी है। पहले वहां उस समय के जो पुराने जीव थे, प्रिमिटिव अर्थ में, वो ऐसे यहां पे प्रोटीन बनता था। तो इसके हाइपोथेसिस है ये, इसके बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसको नोट किया। अब आगे चलते हैं। पहली बार जैसे अलेक्जेंडर रिच है, अलेक्जेंडर रिच पहली बार ये कॉन्सेप्ट को प्रपोज किए थे, आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को अलेक्जेंडर रिच ने प्रपोज किया था 1962 में। ठीक है, अलेक्जेंडर रिच लिख सकते हैं। आरएनए वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को किसने प्रपोज किया? अलेक्जेंडर रिच, 1962 इन्होंने प्रपोज किया था। और ये जो शब्द है, वाल्टर गिलबर्ट ने ये शब्द को क्वाइन किया था 1986 में। 1986 में आरएनए वर्ल्ड शब्द है वाल्टर गिलबर्ट, इन्होंने इस शब्द को क्वाइन किया, आरएनए वर्ल्ड जैसे शब्द को। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, आरएनए वर्ल्ड को क्वाइन किया 1986। डेट याद ना रहे, साइंटिस्ट याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेन चीज आपने समझ ली है। अब इसमें आपको नॉन जेनेटिक आरएनए में अपने लेके चलते हैं, जो मेन है, जो कि प्राइमरली इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन संश्लेषण में। नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन
जेनेटिक आरएनए कहां इन्वॉल्व है ये? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के आधार पे इनको बांट सकते हो, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। और ये दे आर मोस्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन के संश्लेषण में इन्वॉल्व होते हैं। ये नॉन जेनेटिक आरएनए है, ये आपको ध्यान से रखना है। तो ये इस पे मेन आपको पढ़ाया जाता है, जो मेन आपके एग्जाम में आता है यही है, जिसको मेन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये नोट करेंगे। और इसमें मैं आपको पहला स्टार्ट करता हूं, कौन सा? राइबोसोमल आरएनए के बारे में मैं आपसे स्टार्ट करता हूं, ठीक है? लिखेंगे राइबोसोमल आरएनए। आज देखते हैं जितना हो जाए, फिर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि लंबी क्लास मैं नहीं चाहता हूं करना, क्योंकि फिजिक्स की क्लास भी आपको जाने वाली है, फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो उसको भी आपको डालना है। मुझे फिजिक्स क्लास भी अभी आएगी, अभी जस्ट रिकॉर्ड करूंगा, आपको डालूंगा। और उसके बाद फिर आपको एक न्यूक्लियस पे भी क्वेश्चन, आपको एक वीडियो मिलेगी न्यूक्लियस पे, जो कि ब्रेन ऑफ सेल होती है, उसमें भी आपको एक वीडियो मिलने वाली है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, क्रोमोसोम है, न्यूक्लियोलस है, आरएनए होता है कि नहीं होता है, इसकी भी बात मैं आपसे करूंगा। मैंने लिखा है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एक टाइप में, ध्यान रखना। तो टाइप्स ऑफ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, चलिए लिखते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, इसको आरएनए के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो इसकी थोड़ी बात करूंगा और इसकी फंक्शन भी बताऊंगा, है ना? डिटेल में तो आपको नहीं पढ़ना, आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। ये कहां मिलेगा? नाम ही है राइबोसोम, तो ये राइबोसोम के अंदर मिलेगा, फाउंड इन राइबोसोम, नो प्रॉब्लम, राइबोसोम के अंदर मिलेगा। राइबोसोम क्या? प्रोटीन फैक्ट्री, हमारे सेल का ऐसा कोशिकांग है ये, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाने जाते हैं, ये जाना जाता है एक्चुअली, ठीक है? लेकिन ये एक ऐसा आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि कोई ऐसा सेल ऑर्गेनल बताओ जो पहले सेल ऑर्गेनल कहा जाता था, आजकल कंसीडर नहीं किया जाता है। अभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ऐसा कोई कोशिकांग बताओ, कोशिका का सेल ऑर्गेनल बताओ जो पहले सेल ऑर्गेनल कंसीडर किया जाता था लेकिन आजकल नहीं किया जाता है। वो राइबोसोमी है, राइबोसोमी है, जो आजकल इसको सेल ऑर्गेनल नहीं मान रहे हैं, इसको सेल पार्टिकल मान रहे हैं, इसको सेल इंक्लूजन मान रहे हैं, है ना? ये ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन सा है जो आजकल उसको ऑर्गेनल नहीं मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं हम लोग, तो राइबोसोम है वो, ध्यान रखना। फिर भी आपको मैंने राइबोसोम को ऑर्गेनल के रूप में पढ़ाया है, जब भी पढ़ाया मैंने आपको इसको कोशिकांग के रूप में पढ़ाया है, कोशिका का कोशिकांग है ये। लेकिन कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, यही वो है जिसको आजकल ऑर्गेनल के रूप में नहीं माना जा रहा है, ठीक है? एक को सेल पार्टिकल, सेल का पार्टिकल या सेल का इंक्लूजन के रूप में माना जा रहा है, ठीक है? फाउंड इन राइबोसोम। उसके बाद आगे चलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट एबंडेंट होते हैं ये, जितने भी राइबोसोम हैं, आरएनए हैं, जितने भी सेल के अंदर आरएनए है, सबसे ज्यादा एबंडेंट कौन है? यही है, मोस्ट एबंडेंट। टीआरएनए, एमआरएनए में सबसे ज्यादा कौन है? राइबोसोमल आरएनए। मतलब सेल के अंदर जितने भी आरएनए हैं उसमें सबसे ज्यादा यही आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, 70 से 80%। क्यों एबंडेंट है कभी पूछा जाए तो आप बता देना कि देखिए ये आरएनए वो आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम की फॉर्मेशन में भाग लेता है, राइबोसोम को बनाने में भाग लेता है। तो राइबोसोम हमें अच्छे संख्या में चाहिए होती है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं और राइबोसोम के फॉर्मेशन में राइबोसोमल आरएनए भाग लेता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि राइबोसोम हमारी संख्या ज्यादा होती है और राइबोसोम को बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए चाहिए, तो जाहिर सी बात है राइबोसोमल आरएनए हमें ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि ज्यादा होगा राइबोसोमल आरएनए तभी तो हम ज्यादा राइबोसोम बना पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, 70 से 80% इसीलिए, ठीक है? क्योंकि हमें राइबोसोम ज्यादा चाहिए और राइबोसोम को बनाने के लिए आरएनए की जरूरत है, इसीलिए हमें ये 70 से 80% हमको पाया जाता है सेल के अंदर, ठीक है? उसमें भी बात करें विच हैज 3 to 4 टाइप्स, इसमें भी ये विच हैज 3 से 4 प्रकार का होता है, ये 3 से 4 प्रकार, ठीक है? उसमें मैं 1-2 प्रकार बता दे रहा हूं, जैसे 23S, 28S। एस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग मैंने जिक्र किया है राइबोसोम में आपसे। एस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट। 23S, 28S, ये द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल आरएनए, जो भी आरएनए है आपके सेल में सबसे लंबा आरएनए यही है, लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल आरएनए, लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल आरएनए। जितने भी आरएनए हैं उसमें सबसे ज्यादा 23S और 28S होता है। इसके टाइप में बात कर रहा हूं मैं, विच हैज 3 to 4 टाइप्स। इसका 4 टाइप है, 3 से 4 टाइप, उसमें से 2 मैंने आपको बताया, ये जो है लॉन्गेस्ट होते हैं, जितने भी आरएनए हैं उसमें सबसे ज्यादा लंबे यही होते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, ठीक है? और नेम इंडिकेट कर रहा है राइबोसोमल आरएनए, आप समझ रहे हो कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? राइबोसोम का। ये राइबोसोम को ही बनाता है, राइबोसोम के फॉर्मेशन में भाग लेता है, ठीक है? और आगे चलते हैं, आगे में आपको ये समझना है ये सेकेंड मोस्ट मेटाबॉलिकली स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये सेकेंड मोस्ट मेटाबॉलिकली स्टेबल मॉलिक्यूल है, स्थिर मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना। राइबोसोमल आरएनए सेकंड मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये ध्यान रखना। एक्चुअली डीएनए स्टेबल होता है सबसे ज्यादा, आरएनए से डीएनए क्यों बना था याद है? आरएनए वर्ल्ड से मैंने बताया था डीएनए बना, क्यों? आरएनए अनस्टेबल है,
आरएनए स्थिर नहीं है, आरएनए अनस्टेबल होता है, डीएनए स्टेबल है। और हमें ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो स्टेबल हो और जो इंफॉर्मेशन कैरी करता हो, तो वो डीएनए आरएनए से ज्यादा अच्छा मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो स्टेबल भी है। ये ध्यान रखना, स्टेबिलिटी बहुत जरूरत है, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपको ध्यान रखनी है। सेकंड मोस्ट मेटाबॉलिकली स्टेबल मॉलिक्यूल है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये इतना आपको राइबोसोम के बारे में, राइबोसोमल आरएनए के बारे में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब मैं टाइप्स की बात मैंने कर दी आपसे, मैंने तो दो तो बता दी आपसे, है ना, जिसमें लॉन्गेस्ट है। अगर आपको ध्यान से आपने अगर लेक्चर देखा है जो मैंने राइबोसोम को पढ़ाया, तो उसमें मैंने आपको इसकी टाइप्स की बात की थी, ठीक है। टाइप्स ऑफ आरएनए थोड़ा सा मैं लिख देता हूं और बता देता हूं आपको। टाइप्स ऑफ आरएनए जस्ट कि जो लोग नए हैं उनके लिए, जो लोग पुराने हैं वो तो जानते हैं कि राइबोसोम में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो राइबोसोम में पहली बात, डिपेंडिंग अपॉन द, किसके आधार पर आपने टाइप कही है, डिपेंडिंग अपॉन द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, अवसादन गुणांक के आधार पर आपने प्रकार में बांटा है, टाइप्स में बांटा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहला है 28S स्वेडबर्ग यूनिट है ये, दूसरा है 18S, ठीक है, तीसरा, चौथा, चार टाइप में बांट रहा हूं। तो चार प्रकार के मैंने याद है राइबोसोम में बताया था, याद होगा आपको। राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए मैंने बताई थी कि चार प्रकार के होते हैं जो राइबोसोम बनाने में भाग लेते हैं, चार प्रकार। तो 28S, 18S, उसके बाद 5.8S और 5S, ये चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो राइबोसोम को बनाने में भाग लेते हैं। जैसे आप जानते हो कि ये बड़ी सब यूनिट, छोटी सब यूनिट है ना। तो बड़ी, जैसे कि अगर यूकैरियोट की राइबोसोम की बात करोगे, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ आरएनए ये यूकैरियोट की है, यूकैरियोट्स की, ठीक है ना, यूकैरियोट्स की है। तो यूकैरियोट्स में चार प्रकार के हैं, और यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है, ATS होता है ना। उसमें लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट 60S है और स्मॉलर सब यूनिट 40S है। तो इसमें कौन सा राइबोसोमल आरएनए, कौन सा आरएनए लार्जर सब यूनिट बनाने में भाग लेता है, तो देखिए लार्जर सब यूनिट में बात करोगे तो 28S ये लार्जर सब यूनिट बनाने में भाग लेता है। राइबोसोम का कौन सा यूनिट बनाने में भाग ले रहा है, ये लार्जर सब यूनिट 28S, ठीक है। उसके बाद बात करें तो 5.8S ये भी लार्जर सब यूनिट बनाने में भाग ले रहा है, 5S ये भी लार्जर सब यूनिट बनाने में भाग ले रहा है। बस 18S जो है, जो कि स्मॉलर सब यूनिट जो राइबोसोम का है उसमें बनाने में ही भाग लेता है, 18S, ठीक है ना, स्मॉलर सब यूनिट। आगे चलते हैं, ये मैंने बता भी दिया है, ये तो बस याद करा दिया आपको मैंने। वैसे इतना डिटेल में तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, नहीं पूछा जाएगा, मे भी बहुत लेस चांस है, लेकिन कभी मेन से पूछ ले राइबोसोम के बारे में तो आपको तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, लिखना पड़ेगा कि राइबोसोम किस चीज से बनता है। राइबोसोम आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन से बनते हैं, जो मैंने आपसे डिस्कशन किया है राइबोसोम में, ठीक है। तो ये मैंने डिस्कशन किया है, और प्रोकैरियोट के राइबोसोम का भी मैंने डिस्कशन किया, याद है। ये तो यूकैरियोट का राइबोसोमल आरएनए है। प्रोकैरियोट का राइबोसोमल आरएनए कौन कौन होंगे, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हैज 3 टाइप्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए। प्रोकैरियोट के जो राइबोसोम होता है 70S, उसमें 3 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए होते हैं, आरएनए 3 प्रकार के। वो कौन कौन है, 23S ये मैंने बताया था, याद होगा, 23S, 16S होता है और 5S लिख सकते हैं, 16S और 5S, ये 3 प्रकार के आरएनए हैं जो कि प्रोकैरियोट में राइबोसोम को बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैंने जिक्र किया है इसका, इसलिए मैं इसको ज्यादा जल्दी बता दे रहा हूं, ठीक है ना। ट्रांसफर आरएनए पे आते हैं, ठीक है ना। राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या है, इट इज गोइंग टू फॉर्म और इट इज गोइंग टू यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, यही इसका फंक्शन है, राइबोसोम को बनाते हैं, ये राइबोसोम के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं राइबोसोमल आरएनए। लेकिन राइबोसोमल आरएनए के अलावा प्रोटीन भी चाहिए होता है राइबोसोम को बनाने के लिए, तो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन भी चाहिए होती हैं, ठीक है ना। अब ट्रांसफर आरएनए की बात करते हैं, टीआरएनए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर आरएनए की बात करते हैं, देखिए अगर कोई लोग इसके बारे में कुछ भी बता रहा है, आपने कहीं पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर कोई कुछ भी बता रहा है इसके अलावा जो मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से रखना वो गलती होगा। इसको बात आपको फिट करना है, जो भी बताते हैं इसको सिंप्लीफाइड करने के चक्कर में बायोलॉजी को लोग गलत भी बता देते हैं। मैंने देखा है, सिंप्लीफाइड करते करते ना चीजों को कहां से कहां बता देते हैं, कोई लिंक ही नहीं है। तो आपको लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया, आपको पता नहीं आपने गलत समझ लिया, क्योंकि गलत बता दिया गया। तो सिंप्लीफाइड उतना ही किया जाता है जहां तक वो सही रहे, सब्जेक्ट ही गलत ना हो जाए, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट गलत नहीं कर देना है सिंप्लीफाइड करते करते। तो इसको बोलते हैं एडॉप्टर आरएनए, एडॉप्टर आरएनए, सॉल्युबल आरएनए, सुपरनेटेंट आरएनए के नाम से भी इसको जाना जाता है, सुपरनेटेंट आरएनए के नाम से भी जाना जाता है, ये लिख लेंगे, ठीक है ना, सुपरनेटेंट आरएनए लिख लेंगे इसको।
सुपर नेटेंट आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। लिख दूं क्या? बहुत लोग लिख नहीं पाएंगे इसलिए लिख देता हूं, सुपर नेटेंट आरएनए। ये इतने नाम है ट्रांसफर आरएनए का, ट्रांसफर आरएनए का इतने नाम है। आगे चलते इसमें, इट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिक। इसको किसने डिस्कवर किया था? क्रिक ने डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड बाय क्रिक, ठीक है ना। तो क्रिक ने डिस्कवर किया, इसको ध्यान रखना है। इट्स प्रेजेंस इन द सेल प्रूव बाय हॉगलैंड। सेल में ये होता है, डिस्कवर्ड किया क्रिक ने, लेकिन ये इसकी प्रेजेंस कोशिका में है, कोशिका में इसकी प्रेजेंस होती है, इसको प्रूफ किया था हॉगलैंड ने, ठीक है ना। तो कोशिका में ये होता है टीआरएनए, इट्स प्रेजेंस इन द सेल प्रूव्ड बाय हॉगलैंड। बस इतना ध्यान रखना है, HOGLAND, हॉगलैंड, ठीक है। आगे चलते हैं, ये लगभग 10 से 20% टोटल आरएनए ऑफ सेल, 10 से 20% के आसपास होता है। नॉर्मली 10% बुक में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिख लो 10% ऑफ टोटल आरएनए इन सेल। सेल में जितने भी आरएनए है उसका 10% है, और 70 से 80% राइबोसोमल आरएनए था, सबसे ज्यादा वही है, एबंडेंट है वो, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें लाइटेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द सेल, ये भी लिख सकते हैं। अगर सेल की सबसे लाइटेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल की बात करोगे, आपने मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ा है, मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो लाइटेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल जो सेल का है वो ट्रांसफर आरएनए को बोलते हैं। ट्रांसफर आरएनए इज द लाइटेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल। और स्मॉलेस्ट आरएनए, ये सबसे स्मॉलेस्ट भी होता है, स्मॉलेस्ट आरएनए, स्मॉलेस्ट आरएनए, जिसमें 73 से लेकर 93 न्यूक्लियोटाइड होते हैं बस। आपको पता है आरएनए क्या है? आपको मैंने समझाया कि इट इज ए पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर है राइबोन्यूक्लियोटाइड का, तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर ही है एक तरीके से। तो कितने न्यूक्लियोटाइड? लगभग 73 से 93, बस इतना ही न्यूक्लियोटाइड, इसलिए स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगर इसमें बात करोगे, कभी ट्रांसफर आरएनए का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट आपसे पूछ दे कि अवसादन गुणांक इसका कितना होता है, 3.8s, इसका अवसादन गुणांक 3.8s के आसपास होता है ना, 3.8s इसका अवसादन गुणांक है। s क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। अवसादन गुणांक, मैंने इसकी डिस्कशन अवसादन गुणांक की है राइबोसोम में, वहां पे देख लीजिएगा, जो भी लोग नए हैं आपको क्लियर हो जाएगा अवसादन गुणांक क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें नॉर्मली आपको इतना ही जानना था, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। अब इसमें मैं बात करूं कि ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर की थोड़ी बात करूं, एक्चुअली डिटेल में नहीं जाना, आपको पढ़ना है, डिटेल में इसकी बहुत डिस्कशन है। ट्रांसफर आरएनए कैसे बनते हैं, मैसेंजर आरएनए कैसे बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा रहे, ठीक है। तो मैंने डीएनए वर्ल्ड की बात की थी, डीएनए से आरएनए बनाया था, आरएनए से प्रोटीन बनाया था। तो एक्चुअली देखो, डीएनए से आरएनए बन रहा है ना, तो सुन लो, यहां पे यहीं पे आपको डीएनए होगा, डीएनए से क्या होगा, आरएनए बनता है। तो डीएनए से जो आरएनए बना, वो आरएनए कोई भी आरएनए हो सकता है, जो मैंने आपको पढ़ाया है। ये एमआरएनए भी हो सकता है, ये टीआरएनए भी हो सकता है, ये राइबोसोमल आरएनए हो सकता है। बुक्स में नॉर्मली लिखे होते हैं कि डीएनए से एमआरएनए का बनना ही अनुलेखन कहा जाता है, ऐसा कोई सत्य नहीं है, वो एक्चुअली समझ नहीं पाते हैं लोग। यहां पे डीएनए से आरएनए, चाहे एमआरएनए, चाहे टीआरएनए, चाहे राइबोसोमल आरएनए, तीनों का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो आरएनए में जा रही है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए का बनना वो मैसेंजर क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और आरएनए कोई भी हो सकता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, कोई भी आरएनए बन रहा है वो प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन ही कही जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मली आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसमें बताऊं आपको, तो मैंने राइबोसोमल आरएनए पढ़ा दिया जो कि राइबोसोम को बनाते हैं। ट्रांसफर आरएनए का जब बनता है ना, यहां से ट्रांसफर आरएनए जब डीएनए से बनेगा, जो डीएनए से ट्रांसफर आरएनए जब बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से, अनुलेखन के माध्यम से, तो लीनियर होता है, रेखीय होता है, लीनियर, ऐसा होगा लीनियर। लेकिन फिर इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन है, प्राइमरी विन्यास है, ये है ना, 1D स्ट्रक्चर है, एक डायमेंशन स्ट्रक्चर है। जब बनता है शुरुआत में ऐसा होता है, फिर इसमें क्या होती है, इससे बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होती है, आपस में ये बॉन्डिंग कर लेते हैं, और बॉन्डिंग करके फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन या 2D स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लीनियर होता है शुरुआत में, जब टीआरएनए बनता है, डीएनए से जब टीआरएनए बनेगा तो वो लीनियर होता है, रेखीय होता है। फिर इसमें अपने आप में बॉन्डिंग होती है, जब बॉन्डिंग करते हैं तो बॉन्डिंग करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ये एक मॉडल बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है। पहले तो स्ट्रक्चर लीनियर है, अब इसकी संरचना क्लोवर लीफ हो गई है, मतलब लौंग की जो पत्ती होती है ना, लौंग की पत्ती, उस टाइप का हो गया, कुछ ऐसा होता है। मैं नॉर्मली आपको ड्रॉ नहीं करके दिखा रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में है नहीं, इसलिए, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का होता है। जो लोग बायोलॉजी फील्ड के होंगे उनको पता होगा, कुछ इस टाइप का होता है।
ठीक है ना। तो ये ऐसा क्लोवर लीफ लॉन्ग के पत्ते का टाइप का स्ट्रक्चर बन जाती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, या सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंडरी विन्यास, या 2D स्ट्रक्चर बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। फिर इसमें और कुछ रोटेशन होता है, कुछ ये वाला जो है ना, ये 90 डिग्री से चले जाते हैं, ये 90 डिग्री से चला जाएगा, और ये जैसे ये आर्म नंबर 1 2 3 4, मान लो 4 आर्म है तो चौथा आर्म इस पे चला जाएगा, कॉन्साइड करा जाता है, कॉन्साइड कर जाएगा, और ये पहला दूसरा आर्म जो है एक दूसरे में ट्विस्ट कर जाएंगे, ट्विस्टिंग हो जाएगी। समझ रहा है ना, समझ में आ रहा है? आपको नहीं पढ़ना है डिटेल में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये एमएससी का पार्ट है, इनफैक्ट नीट में भी पढ़ाई जा सकती है, बीएससी में पढ़ाई जा सकती है, बट आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो ये ऐसा है ये मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल। अब ये भी मॉडल जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर टीआरएनए का, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर नॉर्मली बुक्स में आप ऐसा देखोगे, ये भी एक नया स्ट्रक्चर में और दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, वो है नॉर्मल एल शेप मॉडल। एल शेप का वो कैसे होता है, देखो ये जो आर्म है, ये आर्म, ये दोनों क्या होता है 90 डिग्री से ये ऐसे चला जाएगा, ये आर्म ऐसे इस पे जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो पहला ये आर्म था दूसरा, ये दोनों एक दूसरे में ट्विस्ट कर जाएंगे, एक दूसरे में ट्विस्ट कर जाएंगे, तो यहां से फिर एक शेप बनता है एल शेप, एल शेप बनता है। और कुछ बॉन्डिंग भी होती है, कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, रोटेशन के साथ साथ, इनके आर्म के रोटेशन के साथ साथ कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, तब जाके एक शेप बनता है एल शेप। तो एल शेप मॉडल बनता है किसका, टीआरएनए का। तो टीआरएनए का 3 शेप है, जब डीएनए से आरएनए बन रहा है, वो भी टीआरएनए की बात कर रहा हूं यहां पे, तो टीआरएनए शुरुआत में लीनियर होता है, फिर उसमें कुछ बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनके बीच में होगा, और उसके बाद फिर क्लोवर लीफ मॉडल जो कि ये है, लॉन्ग के पत्ते के जैसा दिख रहा है, फिर इसमें रोटेशन होगा, और इसमें भी इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होगी, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फिर जाके ये एल शेप का मॉडल बनता है। एल शेप, एबीसीडी अल्फाबेट्स में एल होता है ना, उस टाइप का शेप बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एल शेप जो है खोजा था किसने, एसएच किम ने, एसएच किम, ये ध्यान रखना। ये एल शेप मॉडल जो है एसएच किम ने खोजा था। तो टीआरएनए का 3 शेप है, टीआरएनए का 3 शेप है, लीनियर जो कि स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, ये स्थिर नहीं है, क्लोवर लीफ मॉडल ये थोड़ा स्टेबल हुआ, और एल शेप मॉडल ये थोड़ा और स्टेबल हो गया, ठीक है ना। तो ये 3 शेप है टीआरएनए का, और जो प्रोटीन बनाने में भाग लेता है वो क्लोवर लीफ मॉडल है, ये वाला, यही है जो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, यही है जो प्रोटीन को बनाने में भाग लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि एमिनो एसिड को कैरी करते हैं, और कैरी करके राइबोसोम के पास लेके जाते हैं, वहां पे ट्रांसफर करते हैं। वो क्लोवर लीफ मॉडल जो है, ये क्लोवर शेप का जो टीआरएनए है, यही वो फंक्शनल है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, ठीक है ना। तो ये आपके पास है एसएच किम का जो कहानी मैंने आपको बताया, ठीक है। और क्लोवर लीफ मॉडल जो हॉली ने दिया था, HOLEY, हॉली, हॉली का नाम आता है क्लोवर लीफ मॉडल के लिए। ये लगभग 1965 के आसपास की बात है, हॉली ने दिया था 1965, जो कि मेन आपका है, जो फंक्शनल आपका जो स्टेबल टीआरएनए है वो क्लोवर लीफ में है। ये इस पत्ते के शेप में, लॉन्ग के पत्ते के शेप में ये फंक्शनल है, जो कि एमिनो एसिड को कैरी करेगा, एमिनो एसिड को कैरी करेगा और राइबोसोम के पास लेके जाएगा, क्योंकि राइबोसोम के पास प्रोटीन बनना है, वहीं पे प्रोटीन बनती है, वहीं पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और क्योंकि प्रोटीन बनाने में राइबोसोम चाहिए, क्योंकि प्रोटीन बनाने में एमिनो एसिड चाहिए, तो एमिनो एसिड चाहिए, तो एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म में रहते हैं, उसको लेके कौन जाएगा, वो टीआरएनए होता है। ट्रांसफर आरएनए ही अपने में अटैच करता है, अटैच करेगा, और फिर उसको राइबोसोम के पास एमिनो एसिड को लेके जाता है, फिर वो एमिनो एसिड अपने तरीके से जुड़ जुड़ के अलग अलग वे में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और आप जानते हो 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं। ये टीआरएनए की बेसिक जानकारी हो गई। फंक्शन बता देता हूं। ठीक है, समझ में आ रही है ना अच्छे तरीके से, मुझे विश्वास है आपको जरूर समझ में आ रही होगी। और कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि राइबोसोम में क्या कहते हैं, आरएनए में कैसे प्रकार के नाइट्रोजनस बेस है, तो मैंने शुरुआत में लिखा कि जो नाइट्रोजन क्षार है आरएनए में वो प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स है, ये तो आपने जाना। प्यूरिन्स में आपने देखा एडेनिन गुआनिन है, और पिरिमिडिन्स में साइटोसिन यूरेसिल है। ये तो है, ये नॉर्मल क्षार है, लेकिन कुछ एबनॉर्मल क्षार भी टीआरएनए में होता है। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि कौन सा आरएनए है जिसमें ये जो नॉर्मल क्षार है प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स, इसके अलावा एबनॉर्मल क्षार भी होते हैं, बेस होते हैं, तो वो टीआरएनए इसका एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल के तौर में आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, स्यूडो यूरिडीन होता है, इनोसिन होता है, ये एबनॉर्मल क्षार है, ठीक है ना। इनोसिन, राइबोथाइमिडीन होता है, डाइहाइड्रोयूरिडीन होते हैं, ये एबनॉर्मल क्षार हैं जो कि टीआरएनए में पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। बाकी कहीं भी नहीं पाया जाएगा, यही टीआरएनए में ये एबनॉर्मल क्षार पाए जाते हैं। प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स के अलावा ये एक्स्ट्रा ये भी होते हैं, ध्यान रखना। तो टाइप्स ऑफ आरएनए आपने समझ लिया, ठीक है। क्लोवर लीफ मॉडल समझ लिया। कभी क्लोवर लीफ लॉन्ग का पत्ते के टाइप का मॉडल पूछेगा तो आप बता देंगे कहां पाया जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, फंक्शन ऑफ टीआरएनए समझ लो।
इसका फंक्शन क्या है, मैंने आपको समझा तो दिया फंक्शन, एमिनो एसिड को लेके जाएगा, फंक्शन ऑफ टीआरएनए। क्या है इसका कार्य एक्चुअली, तो टीआरएनए इज एडाप्टर मॉलिक्यूल, आप समझ सकते हो ये कैसा है, इज ए एडाप्टर मॉलिक्यूल, एडाप्टर मॉलिक्यूल, ये एक एडाप्टर मॉलिक्यूल है, मैंने शुरुआत में इसका नाम भी दिया था, क्यों, मींट फॉर ट्रांसफरिंग एमिनो एसिड, मींट फॉर ट्रांसफर करता है, ट्रांसफरिंग एमिनो एसिड टू द राइबोसोम, एमिनो एसिड कहां ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरिंग एमिनो एसिड टू द राइबोसोम, मींट फॉर ट्रांसफरिंग, ट्रांसफर भी लिखो, ट्रांसफरिंग एमिनो एसिड, एमिनो एसिड ट्रांसफर कर रहा है, साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड है, वहां से उसको लेके जाता है राइबोसोम के पास, ट्रांसफरिंग एमिनो एसिड टू राइबोसोम, क्यों लेके जाता है, क्यों लेके जाता है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, तो यही प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड की जरूरत होती है, तो एमिनो एसिड कहां से आएगा, टीआरएनए लेके उसको आता है, साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड को लेके राइबोसोम के पास आएगा, जो मैंने आपको लिखा, फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बोल दो या पॉलीपेप्टाइड बोल दो, पॉलीपेप्टाइड, कि प्रोटीन में आप जानते हो ना पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, तो सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, इसके लिए आपको जान, देयर आर डिफरेंट टीआरएनए फॉर डिफरेंट एमिनो एसिड, हर अलग अलग एमिनो एसिड के लिए, भाई ये कोई एमिनो एसिड है, जैसे मिथियोनिन एमिनो एसिड होती है, मिथियोनिन एक एमिनो एसिड है, उसके लिए एक टीआरएनए है, कोई और एमिनो एसिड है उसके लिए एक अलग टीआरएनए है, तो 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, हर एमिनो एसिड के लिए एक एक टीआरएनए होता है, नॉर्मली आपको ध्यान रखना है, इसीलिए आप ध्यान रखना है कि 100 प्रकार से ज्यादा भी टीआरएनए होते हैं, 100 टाइप्स के टीआरएनए होते हैं, और हर एमिनो एसिड के लिए अपना अपना टीआरएनए होता है, वो एमिनो एसिड को वही टीआरएनए लेके जाएगा राइबोसोम के पास, दूसरा कोई नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये लिख सकते हैं, देयर आर डिफरेंट टीआरएनए फॉर डिफरेंट एमिनो एसिड, लिख लेंगे ना, लिखेंगे देयर आर डिफरेंट टीआरएनए फॉर डिफरेंट एमिनो एसिड्स, ये लिख सकते हैं, अलग अलग एमिनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए होते हैं। सम एमिनो एसिड्स कैन पिक अप बाय, कुछ ऐसे भी एमिनो एसिड होते हैं जो बड़ा खास है, उनको 2 से 6 टीआरएनए लगे हुए हैं कि मैं तुमको लेके जाऊंगा राइबोसोम के पास, मैं तुमको लेके जाऊंगा राइबोसोम के पास, तो सम टीआरएनए, सम एमिनो एसिड्स, कुछ ऐसे एमिनो एसिड होते हैं कैन बी पिक अप बाय 2 to 6 टीआरएनए, 2 से 6 ऐसे टीआरएनए हैं जो नॉर्मली कुछ ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो उसको पिकअप करके लेके जाते हैं राइबोसोम के पास, नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे एमिनो एसिड के लिए होता है कि एक से ज्यादा टीआरएनए उनको लेके राइबोसोम के पास जाते हैं, उसको पिकअप करते हैं एमिनो एसिड को, लेकिन नॉर्मली एक टीआरएनए एक एमिनो एसिड के लिए होता है, ये तो ध्यान रखना, लेकिन कुछ ऐसे एमिनो एसिड हैं जिसके लिए 2 से 6 टीआरएनए हैं जो उसको लेके राइबोसोम के पास जाएंगे, 2 से 6 नंबर में, इतना ध्यान रखना है टीआरएनए। आगे लिखेंगे, इसमें बेसिक चीज आपने ध्यान रख ली, अब इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मोर देन सफिशिएंट है, आप सफिशिएंट समझ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझा दिया है टीआरएनए का काम क्या है, ठीक है, ये राइबोसोम के पास एमिनो एसिड को लेके जाएगा और वहां पे एमिनो एसिड एक सीक्वेंस में अरेंज होकर पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करेंगे राइबोसोम के पास, और वही एक प्रोटीन है बनता है, तो आप जानते हो राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। अच्छा, मैंने अभी कोडॉन वोडॉन की बात नहीं की है, बहुत लोगों ने कोडॉन पढ़ा होगा, जेनेटिक कोड, एक्चुअली जेनेटिक कोड 64 कोडॉन्स होते हैं, इसमें 61 सेंस कोडॉन होते हैं, 61 सेंस कोडॉन होते हैं जो कि कोई ना कोई एमिनो एसिड को कोड करते हैं, और 3 ऐसे कोडॉन होते हैं जो कोई भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते, इसको स्टॉप कोडॉन बोलते हैं, नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं, तो मैं पढ़ाऊंगा कोडॉन, चिंता नहीं करना है, जेनेटिक कोड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 3 नाइट्रोजनस बेस के समूह को, 3 नाइट्रोजनस बेस के समूह को, जैसे AUG 3 नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, 3 नाइट्रोजनस बेस के ग्रुप को, समूह को हम लोग एक कोडॉन बोलते हैं, कोडॉन या जेनेटिक कोड, और ये एक कोडॉन एक एमिनो एसिड को कोड करता है, एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये AUG एक कोडॉन है, यानी कि जेनेटिक कोड है, और ये कौन से एमिनो एसिड को कोड कर रहा है या कौन से एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका नाम है मिथियोनिन, मिथियोनिन या मिथियोनाइन। ये वो एमिनो एसिड है जो कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस हो, प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में, कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस हो, अगर उसमें पहला एमिनो एसिड कोई आएगा तो वो मिथियोनिन आएगा, कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस में पहला एमिनो एसिड जब आता है तो वह मिथियोनिन एमिनो एसिड आता है, उसके बाद अलग अलग एमिनो एसिड जुड़ेंगे और प्रोटीन बनेगा, लेकिन पहला तो मिथियोनिन ही होगा, कोई भी प्रोटीन के संश्लेषण में पहला एमिनो एसिड मिथियोनिन होता है, और उसका जो कोडॉन है AUG, ध्यान रखना, तो एक कोडॉन एक एमिनो एसिड को कोड करता है, जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया, ऐसे 61 कोडॉन है जो कोड करते हैं अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड को, 61 कोडॉन, जो कि एक सेंस कोडॉन बोले के ना जाते हैं, सेंस कोडॉन के नाम से जाने जाते हैं, जो किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड करते हैं, और 3 और हैं,
3 और हैं जो कि नॉनसेंस कोडॉन है, वो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो पूरा 64 कोडॉन होते हैं। मैं इसकी बात आपसे कर लूंगा जब समय आएगी। ठीक है, एमआरएनए की बात करते हैं। एमआरएनए, ठीक है ना। तो इनफैक्ट मैं टाइम देख लूं आपका कितना टाइम होगा, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास नहीं चाहता हूं करना मैं। एमआरएनए, ठीक है, तो मैं आज इतना ही रखता हूं। एमआरएनए से बचा हुआ है मैसेंजर आरएनए। ये कुछ नहीं है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कही जाती है। अब वो आरएनए टीआरएनए भी हो सकता है, एमआरएनए भी, राइबोसोमल आरएनए, कोई भी आरएनए बन रहा है वो ट्रांसक्रिप्शन ही कही जाएगी। तो उसमें से आपने टीआरएनए समझ लिया, राइबोसोमल आरएनए समझ लिया, एमआरएनए बचा वो ये मैसेंजर आरएनए है। जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है, जो उसके पास जेनेटिक कोड है, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से, अनुलेखन के प्रोसेस से एमआरएनए में वो इंफॉर्मेशन आती है। और वो इंफॉर्मेशन जब एमआरएनए में आ गई तो उस इंफॉर्मेशन का क्या यूज करेंगे, प्रोटीन बनाने में यूज करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अनुवादन के माध्यम से एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। ये पूरी प्रोसेस है, इसकी मैं बात आपसे करूंगा, जिसको सेंट्रल डोग्मा भी बोला जाता है, ठीक है ना। डीएनए वर्ल्ड में मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले। तो ये नॉर्मली एमआरएनए बचा हुआ है, बाकी आपने समझ लिया। जेनेटिक कोडॉन की बात मैं आपसे कर लूंगा, जीन की भी बात आपसे कर लूंगा। आप तो वैसे भी थोड़ा बहुत जानते ही हो कि फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को जीन बोलते हैं, डीएनए के फ्रैगमेंट को जीन बोलते हैं। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते बहुत लोग कि जो जीन है उसमें 2 पार्ट होता है, इंट्रॉन, एक्सॉन। उसमें 2 पार्ट होता है। कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है, इसके पास कोई मतलब नॉनसेंस है, ये कोई काम का नहीं है, किसी भी चीज को कोड नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इसमें काम के इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो जीन में भी आपको ध्यान रखना है ना। इसमें भी इंट्रॉन एक्सॉन होते हैं। तो इसमें भी अब प्रोसेसिंग होती है, काटी जाती है, प्रोसेसिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है। जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा, नहीं जानते हैं तो आपको उतना नहीं जानना है कि इसमें प्रोसेसिंग कैसे होती है। आपको आरएनए स्प्लाइसिंग, मिथाइलेशन क्या होता है, पॉली एडिनाइलेशन क्या होती है, ये सब प्रोसेसिंग होती है ना। प्रोसेस होता है आरएनए में, तब जाके प्रोटीन कोई बन पाती है। वो आपको नहीं चाहिए, उतने आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कितना आपको समझ में आया। और आगे जो क्लास आ रही है बायोलॉजी पे और फिजिक्स पे आएगी अब क्लास, ठीक है ना। साइंस टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी आ रही है। विंड एनर्जी मैंने कंप्लीट किया है, थोड़ी सी बात विंड एनर्जी पे बची हुई है। फिर जियोथर्मल कंप्लीट करेंगे हम लोग, उसके बाद आगे वेव एनर्जी, ओटेक एनर्जी, और आगे चल के बायोमास, सारी चीजें कंप्लीट करते जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस लेक्चर को लोगों को दे, अपने दोस्तों को दे, जो इस लेक्चर को पढ़ेंगे और उनके काम में आएगी, और उनके लाइफ में जो भी चीजें चाहिए आप एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए यूजफुल होगा, ठीक है ना। तो आप जरूर इस लेक्चर को लोगों को दें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूं तो अपनी तरफ से आप क्या कर सकते हैं वो आप जानते हैं। इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना दे रहा हूं ताकि आप एग्जाम में पूरा कंफर्टेबल रहेंगे एग्जाम जाने से पहले, बशर्ते कि आप ध्यान से सुने और उसको रिवाइज करते रहें, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। और वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी लोग नए हैं, सब्सक्राइब इसलिए करना है और लाइक इसलिए करना है क्योंकि देखिए, जब आप लाइक करते हैं तो जो नए लोग आते हैं ना, वो आपके लाइक्स को देखते हैं, आपके कमेंट को पढ़ते हैं। दैट्स वाई एक अच्छा कमेंट, आपको जो भी फीलिंग आ रही है वो जरूर करें, ठीक है ना। ताकि आने वाले नए लोग उसको पढ़ेंगे और उनके लिए भी एक प्रोत्साहन का वो काम करेगा, और वो वीडियो को देखेंगे और उनके लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियो, ठीक है ना। उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत ही हेल्पफुल ये सारी कॉन्सेप्ट आपके लिए होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लगे रहिए साथ में। बाय फिजिक्स भी आने वाले हैं, फिजिक्स में पूरा कंप्लीट करूंगा। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, तब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। फिजिक्स पढ़ना जरूरी है, तब आपको केमिस्ट्री क्या कहते हैं, ज्योग्राफी आपको समझ में आएगी अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।